अब हम आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका वो डायरेक्टली पूछा जाता है, तो वो है प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है इसकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है उसकी जो शेप हो स्फेरिकल क्यों होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप लोगों ने कभी गठरी बांधी होगी, जैसे कोई भी कपड़े डालिए चादर के अंदर और ऊपर से पकड़ के ऐसे चारों कोनों से पकड़ के गांठ लगाओगे। गांठ लगाओगे तो क्या होगा, गांठ लगाने से जो आपकी शेप बनेगी, गठरी की जो शेप बनेगी वो कैसी रहेगी, स्फेरिकल टाइप में रहेगी। वहां पर आप कर क्या रहे हैं, वहां पर आप जो बाहर चादर है जिसमें आपने वो सामान लपेटा है, चाहे आप कपड़े डालो उसमें कुछ भी डालो, तो आप क्या कर रहे हो, उस चादर को खींच रहे हो। यानी चादर क्या है, एक सरफेस हो गया उसका, चादर एक सरफेस हो गया उसका, अब उसको आप खींच रहे हो। यानी सरफेस पे क्या है, टेंशन है, और सरफेस पे टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है, मिनिमम सरफेस एरिया। और मिनिमम सरफेस एरिया किस में होता है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन अगर बात करें तो मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है। क्या होगा, स्फीयर का होता है। इसीलिए वो क्या करता है, मिनिमम एरिया को अटेन करने की कोशिश करता है, इसीलिए शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो कौन हुआ रिस्पॉन्सिबल, टेंशन, सरफेस टेंशन जो उसके चादर पे लग रही थी, चादर जो उसकी सरफेस थी उस पे टेंशन लग रही थी। तो सेम केस क्या होता है, लिक्विड के केस में होता है। और ये वाटर जरूरी नहीं, यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट कोई भी हो सकती है, और यहाँ पर वाटर जरूरी नहीं है, लिक्विड ड्रॉपलेट कोई भी हो सकती है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, क्योंकि शेप सभी की कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास ये क्या है, एक ड्रॉपलेट है स्फेरिकल। देखिए स्फेरिकल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट को यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर ड्रॉप गिरेगी तो उसकी शेप में थोड़े से चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना हो तो ये परफेक्ट स्फीयर बनेगी। अब ये स्फीयर होगी, परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, अब क्या होगा, टॉप सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे सरफेस टेंशन काम कर रही होगी। सरफेस टेंशन सब पे काम कर रही होगी। ठीक है, यहां पर सामने से देखोगे स्फीयर है, यहां पर कोई पार्टिकल होगा उस पे भी सरफेस टेंशन काम कर रही होगी। ठीक है, तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पे क्या काम कर रही है, सरफेस टेंशन काम कर रही है, सब जगह सरफेस टेंशन काम कर रही है। और बल्क में अगर मॉलिक्यूल होगा तो उस पे सरफेस टेंशन काम नहीं करेगी, उस पे सरफेस टेंशन काम नहीं करेगी। अगर मैं इस वाटर ड्रॉपलेट की बात करूं, इस वाटर ड्रॉपलेट की बात करूं तो देखिए जो अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने कहा जो सरफेस टेंशन है उसके कारण ये स्फेरिकल ड्रॉप बनती है, स्फेरिकल शेप बनती है। तो डेफिनेटली अगर अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई तो ऐसा फोर्स लगा रहे होंगे, कोई तो फोर्स लगा रहे होंगे जो इस स्फेरिकल शेप को क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, इस शेप को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, ब्रस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रस्टिंग फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ब्रस्टिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉरी, अभी वो ब्रस्टिंग फोर्स यहां पर काम कर रहा होगा। पहली बात तो अंदर से एक ब्रस्टिंग फोर्स काम कर रहा है, बाहर से रेजिस्टिंग फोर्स भी लग रहा होगा। अब रेजिस्टिंग फोर्स में बात करें तो बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चारों तरफ काम कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चारों तरफ काम कर रहा है। इसके अलावा
जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कारण भी क्या है, मॉलिक्यूल इज होल्डिंग इटसेल्फ इन ए स्फेरिकल शेप। सरफेस टेंशन के कारण भी मॉलिक्यूल क्या अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में होल्ड किए हुए है। अब अगर मैं अंदर के प्रेशर की बात करूं, अंदर जो ब्रस्टिंग फोर्स काम कर रहा है उसकी बात करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को बीचों बीच काटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल को काट दिया यहां से आधा, ये मैंने काट दिया मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल आपका कैसा आ गया, स्फेरिकल, सेमी स्फीयर आ गया है, हेमिस्फीयर आ गया है, सॉरी हेमिस्फीयर आ गया है। अब यहां पर जो सरफेस है ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और इसकी शेप कैसी रहेगी, सरफेस कैसा रहेगा, सर्कल, सरफेस कैसा रहेगा, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर को अगर बीचों बीच काटोगे तो सामने से जो दिखाई देगा वो आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, उधर से जो मॉलिक्यूल थे वो क्या कर रहे हैं, इस पर एक प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये देखा जाए तो वैसे क्या है, ये आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर ही है, जो मैंने ऊपर का हिस्सा काट दिया है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया मैंने, PI, दैट इज प्रेशर जो इनसाइड काम कर रहा है, इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट। अब बाहर से क्या काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। इसके अलावा जो काम कर रहा है यहां पर वो सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन जैसे मैंने कहा था जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं पे लगेगी, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं पे लगेगी। तो मैंने इस सरफेस पे बात की है, इसके लिए बात की है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर देखना क्या है, देखने वाली बात यह है कि जो आप क्या सरफेस टेंशन है वो इन मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं कर सकता। किन पे कर सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे हैं, सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा। तो इसीलिए यहां पर जो है वो क्या होगा, सरफेस टेंशन पूरी बाउंड्री पे काम करेगा और चारों तरफ काम करेगा, चारों तरफ काम करेगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। इसको क्या बोल देते हैं हम, सिग्मा, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा। देखिए अब वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम कर रहा होगा, ध्यान दीजिए एक बार, ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है, चारों तरफ से काम कर रहा होगा इस तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो फोर्स यानी प्रेशर चाहिए, मैं क्या करता हूं, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करता हूं सिर्फ, ठीक है, एक डायरेक्शन में बात करता हूं, बाकी में अपने आप हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग सरफेस के लिए। तो मैंने बात की वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो एग्जैक्टली सिर्फ ये प्रेशर काम कर रहा है। अगर ये लोगे तो क्या होगा, वर्टिकल में इसका एक कंपोनेंट ही आएगा सिर्फ, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया निकालोगे, पहले फोर्स निकालोगे, फिर एक कंपोनेंट निकालोगे। तो क्या है, इस तरीके से आप देखिए, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से यहां तक काम कर रहा है। अब जितना भी प्रेशर यहां पर काम कर रहा है, हर एक के क्या निकालोगे, प्रेशर फोर्स निकालोगे, प्रेशर इनटू एरिया करके, और फिर क्या करोगे, कंपोनेंट निकालोगे हर एक के। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं। इजी क्या मान लेते हैं, देखिए मान नहीं लेते हैं, ये एक्चुअली मैथमेटिकली भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम यहां पर नहीं करने वाले हैं कि जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखना चाहते हो, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के कारण जो फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखना चाहते हो, तो आप एरिया कौन सा कंसीडर कर सकते हो, आप ये एरिया कंसीडर कर सकते हो, प्रोजेक्टेड एरिया जिसको बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके साथ अगर फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये
PATM इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? अब एक स्फीयर आपके सामने है, एक बॉल है। अब बॉल को पे देखो, जैसे इसके लिए बात करें, इस पे अगर लाइट पड़ेगी तो आपको सामने से देखने पर अगर आपको ये नहीं दिखाया जाए तो क्या मिलेगा? आपको एक रेक्टेंगल मिलेगी। ऐसे ही स्फीयर के केस में क्या मिलेगा? आपको एक सर्कल मिलेगा। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस प्रोजेक्टेड एरिया पे काम कर रहा है। और अगेन ये प्रोजेक्टेड एरिया यहां पर क्या है? ये प्रोजेक्टेड एरिया आपका सर्कल है। प्रोजेक्टेड एरिया आपका क्या है? सर्कल है। तो अब मैं देख सकता हूं कि यहां पर एक प्रेशर इनसाइड काम कर रहा है इस एरिया पे, शेडेड एरिया पे। PATM प्रोजेक्टेड एरिया पे काम कर रहा है जो कि इसी के इक्वल है। एक आपका सरफेस टेंशन काम कर रहा है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर पे, बाहर की बाउंड्री पे काम कर रहा है। तो चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि ब्रस्टिंग फोर्स की बात सबसे पहले हम करते हैं। ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग फोर्स यानी जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है वो कौन है? इनसाइड, जो अंदर की तरफ काम कर रहा है। PI इंटू एरिया। और एरिया कितना है आपका? एरिया है π/4d स्क्वायर, वेयर d इज द डायामीटर ऑफ ड्रॉपलेट। d is the diameter of droplet. This is your bursting force. और resisting force कौन से हैं? resisting force कौन से काम कर रहे हैं? देखिए resisting force की अगर बात करें, resisting force की अगर हम बात करें तो क्या होगा? एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया प्लस आपका सरफेस टेंशन फोर्स जो कि ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। अगेन ध्यान रखिए, हम जो बैलेंस कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया है? प्रोजेक्टेड एरिया लिया है। प्रोजेक्टेड एरिया AP मैं लिख रहा हूं यहां पर, AP प्रोजेक्टेड एरिया इंटू सिग्मा। सिग्मा आपका किस पे काम कर रहा है? पेरीमीटर पे। और पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस पे काम कर रहा है। और सरकमफ्रेंस जो है आपकी वो कितनी है? वो आपकी है 2πr, या फिर लिख सकते हैं पाई इंटू d। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? PATM इंटू AP प्लस AP को हम लिख देते हैं π/4 इंटू d स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई d। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपकी जो स्फीयर है या ड्रॉपलेट है इसको होल्ड करके रखना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो आपका ब्रस्टिंग फोर्स है, ब्रस्टिंग जो फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए? रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब अगर बात करें ब्रस्टिंग फोर्स की तो ब्रस्टिंग फोर्स कहां है आपका? ब्रस्टिंग फोर्स है PI इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर। और रेजिस्टिंग फोर्स आपका जो है वो है PATM π/4 d स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई d, सिग्मा इंटू पाई d। अब देखिए ध्यान से, पाई कैंसिल हो जाएगा, d की जो पावर है ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा यहां पर? देखिए अब मैं क्या करता हूं, PI माइनस PATM कॉमन आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा? D/4, इट इज D/4 इज इक्वल टू योर सिग्मा। और PI माइनस PATM क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा बाई D। दिस इज योर प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड
ड्रॉपलेट, दिस इज योर प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट। इसको आप रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे रेडियस के बारे में ही पूछा जाता है। तो 4 सिग्मा डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2r। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 सिग्मा बाई r, 2 सिग्मा बाई r। क्लियर? तो दिस इज योर प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉपलेट। बट समटाइम आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखिए, ये है आपका गेज प्रेशर, ठीक है। अभी इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि क्या होता है। P एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये किसके बराबर होता है, P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका P गेज है, अगर इसमें मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देता हूं दोनों तरफ ऐड किया मैंने, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, PATM से PATM कट गया, तो दिस इज योर क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बाई डी प्लस PATM। तो ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन भी आपका पेपर 2 में आ सकता है, एसएससी जेई के पेपर 2 में आपका पूरा डेरिवेशन भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन हमने कैसे किया है, पूरा स्टेप एक एक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर क्योंकि ये आ गया और आपने ये कर दिया तो समझ लो आपको फ्री के 10-15 नंबर हैं, ठीक है। आधा पेज भरेगा मुश्किल से, 10 मिनट लगेंगे नहीं, 5 मिनट का काम है सारा ही। 5 मिनट के अंदर आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हैं इसमें, क्योंकि डेरिवेशन में जो मार्क्स है वो कटते नहीं है, बहुत कम कटते हैं, चांसेस ही नहीं है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में, ठीक है। थ्योरी पार्ट में जो मार्क्स है कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए, आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लिक्विड ड्रॉपलेट के बाद हम बात करते हैं सोप बबल। सोप बबल, अब देखिए हमने बात की थी सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन के केस में हमने बोला था कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड फॉर ए इंटरफेस, जहां पर दो अलग अलग फ्लूइड मिलेंगे, एयर और एयर के साथ ये कौन, जैसे यहां पर कोई भी लिक्विड है वो, तो यहां पर एयर थी बाहर की तरफ, यहां पर क्या था आपका लिक्विड था, तो इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस था, तो यहां पर आपको सरफेस टेंशन मिली। लेकिन अगर हम बात करें सोप बबल की, देखिए मैं डेरिवेशन नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी से हम करेंगे। अब देखिए सोप बबल के केस में क्या होता है, देखिए लिक्विड के अंदर देखा जाए, लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर तो पूरा पानी भरा होता है, लेकिन सोप बबल के अंदर क्या होती है, एयर होती है। अगर मान लेते हैं ये जो थिकनेस है, अब ये जो सरफेस आपका बन रहा है, यहां पर सरफेस बन रहा है, इसकी हल्की सी थिकनेस होगी, बहुत बारीक होगी। इसका एक आउटसाइड सरफेस होगा, एक इनसाइड सरफेस होगा, 2 सरफेस होंगे, ठीक है। मैं वैसे ही मतलब कि ताकि हम इजीली इसको एनालाइज कर पाए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक हल्का सा सरफेस और ड्रॉ कर देता हूं। एक बाहरी सरफेस है तो एक अंदर की तरफ हल्का सा सरफेस और ड्रॉ कर देता हूं लाल पेन से, बिल्कुल जस्ट टू शो यू। इतनी थिकनेस होती नहीं है, इसकी थिकनेस बहुत माइन्यूट होती है, बहुत स्मॉल होती है, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक और सरफेस बना दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ये सिग्मा है एक बाहरी सरफेस पे काम कर रहा था, उतना ही सिग्मा अब क्या करेगा, एक इनर वाले सरफेस पे भी काम करेगा। अब ये जो रेड वाला सिग्मा है, ये क्या है, इनर वाले सरफेस पे काम कर रहा है,
रेड वाला सिग्मा जो काम कर रहा है वो कहां काम कर रहा है, अंदर वाले सरफेस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब प्रेशर इनसाइड तो वही काम कर रहा है जो पहले था। अब इनसाइड प्रेशर तो आपका चेंज नहीं हुआ है, तो वो तो आपका एज इट इज सेम काम कर रहा है जो पहले कर रहा था। यहां पर मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं उसको PI। तो क्या ब्रस्टिंग फोर्स में कोई चेंज हुआ है? नहीं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये D जो डायमीटर है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का लगभग सेम है, तो D में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जैसे मैंने बताया थिकनेस कैसी है, टेंड्स टू 0 है लगभग, लेकिन सरफेस दो बन गए हैं, एयर, अंदर भी एयर और ये आपका लिक्विड, एयर अंदर भी एयर, और ये दो सरफेस बन गए, एक बाहर सरफेस बना, एक अंदर की तरफ सरफेस बना। ये जस्ट अगेन थिकनेस मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं कि ऐसे बन रहा है। ये इसके बीच में लिक्विड है, ये लिक्विड के बाहर भी एयर अंदर भी एयर, लेकिन इतनी थिकनेस नहीं होती है। क्लियर? शॉप बबल के केस में तो क्या होगा इस केस में, देखिए अब ब्रस्टिंग फोर्स तो आपका सेम एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन रजिस्टिंग फोर्स की अगर बात करें, रजिस्टिंग फोर्स में क्या चेंज आ जाएगा? रजिस्टिंग फोर्स में देखिए P एटमॉस्फेरिक सेम प्रोजेक्टेड एरिया पे ही काम करेगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, अब ब्लू भी है और रेड भी है। क्या इनकी वैल्यू अलग होगी या सेम होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि एयर लिक्विड और एयर लिक्विड, क्योंकि लिक्विड सेम है तो सेम पेयर के लिए जो सिग्मा की वैल्यू लाल वाली भी सेम होगी और नीली वाली भी सेम होगी, अंदर भी सेम और बाहर भी सेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं आपको कि हमने क्या चेंज किया है। हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है सिग्मा को। सिग्मा हमारा क्या हो गया, यहां पर डबल हो गया है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी। अगेन इनसाइड डायामीटर और आउटसाइड डायामीटर अगर बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं है। पूरे बबल के डायमीटर के रिस्पेक्ट में थिकनेस क्या है, लगभग 0 ही है। इसीलिए D की वैल्यू दोनों के केस में क्या है, आपकी सेम है। इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, अगेन कंपैरिजन कीजिए। 2 टाइम्स सिग्मा को आप डबल करते चलो, सिग्मा को डबल करते चलोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 8 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी, और इट विल बी 4 सिग्मा बाई आर, 4 सिग्मा बाई आर। और ये भी क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई डी है तो इट विल बी 8 सिग्मा बाई डी, और ये भी हो जाएगा आपका क्या, 8 सिग्मा बाई डी। तो ये प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोप बबल। ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड शोप बबल, ये आपका प्रेशर इनसाइड ए शोप बबल। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना पड़ा, जस्ट एक सरफेस टेंशन ऐड हो गई, क्योंकि हमारा एक सरफेस और ऐड हो गया अंदर की तरफ, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, एक सरफेस टेंशन और ऐड करनी पड़ी यहां पर। क्लियर? तो ये तो बात हुई किसकी, प्रेशर इनसाइड ए शोप बबल। ध्यान रखना ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा।